ये कहानी दूसरे विश्व युद्ध के समय की एक सच्ची कहानी है। कहानी शुरू होते ही पोलैंड के एक सोल्जर को दिखाया जाता है जिसे दुश्मन देश में बंदी बना लिया गया है। इसका नाम जेनिस होता है। जेनिस अधिकारी के सामने बैठा है और ये अधिकारी जेनिस पर ब्लेम करता है कि वो उसके देश की जासूसी करता है। इसके बाद उसकी वाइफ से पूछताछ की जाती है। वो जेनिस पर लगाए आरोपों को सही साबित करती है। हालांकि जेनिस को अपनी वाइफ पर विश्वास नहीं होता। जेनिस भी जानता है कि इन लोगों ने उसकी वाइफ के साथ कुछ कर दिया है जिससे वो उसके खिलाफ गवाही दे रही है, क्योंकि ये लोग जेनिस को फंसाना चाहते थे। फिलहाल जेनिस को दोषी करार दिया जाता है और 20 साल की सजा होती है। इसके बाद उस जेल में बहुत सारे कैदियों को, जिसमें जेनिस भी होता है, सबको साइबेरियन जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये जेल किसी भी कैदी के लिए नर्क से कम नहीं है और ये एक लेबर स्पॉट की तरह काम करती है। यानी इन कैदियों से यहाँ बद से बदतर काम कराया जाता है। बदले में उन्हें भरपेट खाना भी नहीं मिलता। अभी उन कैदियों के सामने जेलर आता है और सबको कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। वो कहता है इस जेल से भागने की कभी सोचना मत। हालांकि इस जेल में कोई मजबूत दीवारें नहीं हैं। किसी को अगर भागते देखा गया तो गोली मार दी जाएगी या फिर उनके सामने खतरनाक कुत्ते छोड़ दिए जाएंगे। और वैसे भी ये जेल शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। इतनी बर्फीली ठंड में जेल के अलावा कोई बाहर 1 घंटे तक सरवाइव नहीं कर सकता। यानी जो भागना चाहेगा उसे मरना ही होगा, या तो गोली से या फिर प्रकृति उसे मार देगी। उसी रात कैदियों के खाने का समय हो जाता है। लाइन में खड़े होकर सभी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। एक बूढ़ा आदमी यहाँ भूख से तड़प रहा है। वो स्मिथ से खाना मांगता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन स्मिथ उस पर दया नहीं दिखाता और वहां से चला जाता है। जेनिस अपने में से कुछ खाना उसे देता है और ये चीज स्मिथ देख रहा था। वो जेनिस से कहता है कि ये काम तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अपना भोजन किसी दूसरे को देते हुए अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हारा खाना पीना बंद किया जा सकता है। इस जेल का यही रूल है। इसके बाद जेनिस की मुलाकात एक दूसरे कैदी से होती है जिसका नाम खबारो है। खबारो जेनिस से पूछता है तुम्हें कितने साल की सजा हुई है। जेनिस कहता है मुझे 20 साल की सजा हुई है। इसके बाद जेनिस उसके बारे में पूछता है। खबारो कहता है कि मैं एक एक्टर हूं और मैंने एक फिल्म में अमीर आदमी का किरदार निभाया था। अमीरों ने ये फिल्म देखी, उन्हें लगा किरदार के माध्यम से ये अमीरों का भांडा फोड़ देगा और फिर उन लोगों ने मुझे जेल भिजवा दिया। अब ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। तभी वाका नाम के कैदी को दिखाया जाता है जो कभी गुंडा हुआ करता था और अभी वो यहाँ जुआ खेल रहा है। वो दूसरे कैदियों को डरा धमका कर रखता है। जेनिस खबारो के बारे में पूछता है। खबारो कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक आदमी है और हमेशा इसे दूर रहना। तब जेनिस पूछता है तुम यहाँ कितने दिन से हो। खबारो कहता है कि मुझे 11 महीने हो गए और इस दौरान वाका झगड़ा करने लगता है और चाकू मारकर एक कैदी का मर्डर कर देता है। ये देखकर बाकी के कैदी डर जाते हैं। खैर अगले दिन से सभी काम पर लग जाते हैं। कुछ कैदी माइनिंग का काम करते हैं तो कुछ लकड़ी का। इस दौरान जेनिस पहाड़ की एक ऊंची चोटी को देखता है और मन ही मन सोचता है अगर कोई वहां तक पहुंच जाए तो शायद यहाँ से भाग सकता है। खैर उसी रात खबारो जेनिस से मिलता है। दोनों बाहर जाते हैं। खबारो कहता है यहाँ कुछ लोग भागने की प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे भी उनके साथ भागना है, लेकिन मुझे तुम्हारे जैसे भरोसेमंद साथी की जरूरत है। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों यहाँ से भाग सकते हैं। इसके बाद खबारो वही बर्फ पर एक चित्र बनाता है और कहता है कि हम लोग बैकाल झील से कुछ ही दूरी पर हैं। अगर हम सब बैकाल झील तक पहुंच जाएं तो किनारे होते हुए दक्षिण में जाएंगे जहां मंगोलिया का बॉर्डर मिल जाएगा और फिर हम सब आजाद। लेकिन वहां तक पहुंचने में हमें कई महीने लग जाएंगे। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा भोजन की जरूरत होगी। हमने तो अभी से थोड़ा थोड़ा करके खाना बचाना शुरू कर दिया है। इसके बाद ये सभी भागने की प्लानिंग में जुट जाते हैं। उस दिन से जेनिस भी अपने लिए थोड़ा थोड़ा खाना बचाने लगा था। जब एक दिन ये लोग काम कर रहे थे तभी तूफान आ जाता है। जेनिस सोचता है इसी तूफान की आड़ में हम लोग भाग सकते हैं। इससे अच्छा अवसर शायद उन्हें कभी नहीं मिलेगा। जेनिस खबारो से भाग चलने के लिए कहता है, लेकिन खबारो को लगता था भागने का ये सही समय नहीं है। लेकिन जेनिस उसको अच्छी तरह से समझाता है कि शायद प्रकृति ने उसे ये अवसर दिया है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। फिलहाल खबारो को प्लान समझ आ जाता है और आज रात ये लोग भागने वाले हैं। वाका को पता चल जाता है और वो जेनिस को धमकाने लगता है। कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब जेनिस भागने वाली मंडली में उसे भी शामिल करता है। उस रात एक कैदी जनरेटर बंद कर देता है जिससे बिजली सप्लाई ठप हो जाती है और अंधेरे का फायदा उठाकर ये लोग भाग जाते हैं। थोड़ी देर में गार्ड्स को पता चल जाता है। कुछ गार्ड्स कैदियों के पीछे जाते हैं लेकिन आगे जाकर उन्हें कुछ ठीक से दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए वे अपने कुत्तों को उनके पीछे छोड़ देते हैं। फिलहाल कैदी उनसे काफी दूर निकल जाते हैं। बर्फीला तूफान उनके लिए दिक्कतें खड़ी कर रहा था, लेकिन आजादी किसे नहीं पसंद। ये सब आगे बढ़ते ही रहते हैं। खैर उस रात के बाद सवेरा हो जाता है। यहाँ ये लोग एक जगह स्टे करते हैं और आगे जाने के बारे में प्लान करते हैं। दरअसल इन लोगों को बैकाल झील तक जाना था जहाँ से इन्हें आगे का रास्ता मिलता और फिर ये लोग मंगोलिया पहुंच सकते थे। इसके बाद ये लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। इस दौरान ये लोग एक दूसरे से बातचीत करते हुए आगे जा रहे थे, लेकिन उस बर्फीले तूफान और ठंडी ने इन लोगों की हालत काफी खराब कर दी है। चलते चलते इन सबको कई दिन बीत जाते हैं। ये लोग जंगल में रुककर आग जलाने का जुगाड़ सोचते हैं। ये लोग लकड़ियां लाने इधर उधर चले जाते
हैं और अंधेरा होते ही सब वापस आ जाते हैं। लेकिन इन कैदियों में एक ऐसा कैदी भी था जिसे रतौंधी की बीमारी थी। अंधेरा होने से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो आने का प्रयास करता है लेकिन रास्ता भटक जाता है। दूसरे कैदियों को उसकी फिक्र होती है, वो उसे ढूंढने जंगल जाते हैं। लेकिन यहाँ इन लोगों को पता चलता है ठंड की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। उस कैदी की मौत का इन लोगों को बहुत दुख होता है। खैर, उसका अंतिम संस्कार करके ये लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। जर्नी के दौरान ये लोग कई जगहों पर स्टे करते हैं और अपने खाने का प्रबंध भी करते हैं। जेल से जो खाना बचा कर ये लोग लाए थे वो लगभग सबका खत्म हो चुका है। अब वाका एक प्लानिंग करता है, कहता है खाना खत्म होने के बाद सबसे कमजोर शख्स को मारकर खाना पड़ेगा। इसके बाद गुफा के पास इन लोगों को कुछ भेड़िए दिखते हैं। ये भेड़िए एक जानवर को खा रहे थे। सभी कैदी भेड़ियों को भगा देते हैं और फिर भेड़ियों की तरह खुद जुट जाते हैं। खैर, आगे जर्नी के दौरान ये लोग बहुत थक चुके थे। तब जेनिस कहता है कि मुझे आगे जाकर रास्ता तलाश करना होगा, शायद एक हफ्ते में मैं वापस लौटूंगा, तब तक तुम सबको यहीं रहना होगा। अब जेनिस चलना शुरू करता है। रास्ते में उसे बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जैसे तैसे करके वो झील तक पहुंच जाता है। उसे झील दिखाई पड़ती है। 6 दिन बाद जेनिस अपने दोस्तों के पास वापस आता है। वो अपने दोस्तों से रास्ते के बारे में कहता है। हालांकि जेनिस की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन उसे ये जर्नी जारी रखनी होगी, तभी वो जिंदा बच सकता है। एक जगह जब ये लोग जा रहे थे तभी जंगल में उन्हें किसी की आहट सुनाई पड़ती है। सभी चौकन्ने हो जाते हैं। दरअसल यहाँ एक लड़की होती है, एरिन। ये लोग एरिन से पूछते हैं कि वो उनका पीछा क्यों कर रही है। वो जवाब देती है, दरअसल रसियंस ने उसके माता पिता को मार दिया है, उसे भी तहखाने में बंद कर दिया था, लेकिन वो किसी तरह बचकर वहां से भाग निकली है। मतलब ये लड़की इन लोगों की तरह भगौड़ी है। उन्हें भी इन लोगों का सपोर्ट चाहिए था, लेकिन ये लोग उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते हैं। ऑलरेडी इनका एक साथी मर चुका है। अब ये लोग वहां से चल देते हैं। कुछ दूर जाने पर इन लोगों को एक नदी मिलती है जहां ये अपने कपड़े धोते हैं और बाल काटते हैं और दाढ़ी भी, क्योंकि कुछ दूरी पर उन्हें एक गांव मिलने वाला है। और जब ये लोग वहां पहुंचेंगे तो लोग इन्हें कैदी समझेंगे, इनाम के लालच में इन्हें मार देंगे। इस वजह से ये लोग अपने कपड़े धोते हैं और अपना पूरा लुक चेंज करने की कोशिश करते हैं। जेनिस को उस लड़की के प्रति हमदर्दी थी। वो वापस जाकर उस लड़की को ले आता है और अपनी भगौड़ी मंडली में शामिल करता है और अब सब आगे बढ़ते हैं। ये लोग बैकाल झील के पास आ चुके हैं जिसमें बर्फ जमी हुई है, लेकिन झील पार करते समय बर्फ टूटने का खतरा भी हो सकता है। एरिना को बर्फ पार करने का तरीका आता है। वो भागते हुए झील पार कर जाती है। उसे देखकर बाकी कैदी भी झील पार कर लेते हैं। रास्ते में होने के दौरान स्मिथ एरिना से उसके माता पिता के बारे में बात करता है। तब स्मिथ को पता चलता है दरअसल एरिना ने जो कहानी बताई थी वो झूठ है। उसने ये सब बस उन लोगों का साथ और हमदर्दी पाने के लिए किया था। फिलहाल स्मिथ एरिना से कहता है, आज के बाद हम लोगों से कभी झूठ मत बोलना। फिलहाल सभी कैदी मंगोलिया बॉर्डर के नजदीक पहुंच जाते हैं। अब उन्हें बस कुछ दूर और चलना है, आगे आजादी उनका इंतजार कर रही है। ये सभी लोग अंधेरे का फायदा उठाकर रात में बॉर्डर पार करने वाले हैं। रात होने पर ये लोग देखते हैं वाका उनके बीच नहीं है। ये लोग सोचते हैं वो घटिया किस्म का आदमी तो था ही, शायद वो रसियंस के साथ मिल गया होगा और उन लोगों को यहाँ लाकर सबको पकड़वा देगा। लेकिन तभी वाका आ जाता है और कहता है वो एक शिकार पर गया था। दरअसल वाका एक जानवर मारकर लाया था। इसके बाद सभी लोग उस एनिमल का मीट खाते हैं। खैर, अगले दिन सभी यहाँ से निकलते हैं। इन्हें कुछ स्थानीय लोग दिखते हैं। ये अपने आप को उनसे छिपाते हैं और ऐसे ही वो दिन बीता। अगले दिन अब समय आ चुका है जब इन्हें बॉर्डर पार करना था। वाका कहता है मैं तो यहीं रहूंगा, इसी जंगल और नदी के आसपास एक घर बनाऊंगा। इसके बाद वाका उनकी मंडली को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। बाकी बचे लोग आगे बढ़ते हैं। अगले दिन ये लोग मंगोलिया के बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ बोर्ड पर उन्हें एक साइन दिखता है जिसमें ये लोग समझ जाते हैं कि मंगोलिया भी अब कम्युनिस्ट कंट्री में शामिल हो चुका है। अगर ये लोग वहां गए तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। अब ये लोग यहाँ से कुछ दूरी पर बने एक पुराने मंदिर में जाते हैं। यहाँ आकर इन्हें पता चलता है मंदिर में रहने वाले लोगों को मार दिया गया है। मंगोलिया में शरण लेने का इनका सपना टूट जाता है। अब इन्हें फिर से सोचना होगा कि ये लोग कहाँ जाएंगे। चीन भी कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां शरण लेना बहुत खतरनाक है। हालांकि मंगोलिया के बाद चीन पड़ता है। इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग पहले तिब्बत जाएंगे और फिर हिमालय पार करके इंडिया चले जाएंगे। इस प्लान पर सब राजी हो जाते हैं। खैर, प्लान के मुताबिक ये लोग आगे बढ़ते हैं। तभी यहाँ पर कुछ मंगोलियाई घुड़सवार लोग इन्हें घेर लेते हैं। ये लोग अपनी असली पहचान छुपाते हैं। स्मिथ उनसे बात करता है, कहता है हम सब अमेरिकन हैं और हम लोग इंडिया जा रहे हैं। ये बात सुनकर वे घुड़सवार उन लोगों को कुछ नहीं करते और यहाँ से चले जाते हैं। ये सभी आगे बढ़ते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ से इन्हें बहुत बड़ा रेगिस्तान दिखता है। तिब्बत जाकर अगर इन्हें इंडिया जाना है तो इसे पार करना ही होगा। ऐसे समझो, ये लोग बैकाल झील से होकर मंगोलिया
बॉर्डर तक पहुंचे थे। वहां रहना खतरनाक था। इसके बाद छिपते छिपाते ये लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अभी इनके सामने ये गोबी रेगिस्तान है। अगर इसको पार कर लिया तो चीन की महान दीवार के पास से होकर ये लोग तिब्बत पहुंच सकते हैं। यहाँ का इलाका हिमालय पर्वत श्रृंखला में आता है। इसे पार करके ये लोग इंडिया जा सकते हैं। खैर ये लोग रेगिस्तान में यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ इन लोगों को पानी और खाने की बहुत समस्या होती है। हालांकि पानी न मिलने पर इन लोगों की जान भी जा सकती है। अब ये लोग आपस में बहस करने लगते हैं कि उन्हें अलग अलग रास्ते पर जाना चाहिए, लेकिन जेनिस कहता है कि हमें एक ही रास्ते पर सीधे जाना चाहिए, दक्षिण की ओर, तभी हम इसे पार कर सकते हैं। हम अलग अलग हुए तो भटक सकते हैं। ये लोग जब जा रहे थे तभी इन्हें एक कुआं दिखता है। इसे देखकर ये लोग तेजी से भागते हुए उस तरफ जाते हैं जहां उन्हें बहुत सारा पानी मिलता है और अब सभी अपनी प्यास बुझाते हैं। चलने से पहले ये लोग अपने पास पानी स्टोर करके रख भी लेते हैं। आगे बढ़ने पर इनका सामना एक रेगिस्तानी बवंडर से होता है और इस बवंडर की वजह से इनका बचा पानी रेत में मिल जाता है। तपते रेगिस्तान में पिछले कई दिनों से चलते चलते एरिना अब बहुत कमजोर हो चुकी है। वो आगे नहीं चल सकती है। भूख प्यास और कमजोरी की वजह से एरिना की मौत हो जाती है। एरिना की मौत का सबको काफी गहरा दुख होता है। खैर उसका अंतिम संस्कार करके ये लोग आगे बढ़ते हैं। हालांकि इनके पास बोतल में थोड़ा सा पानी बच गया था। उसमें एक कपड़ा भिगोकर ये लोग चूस लेते थे। इन लोगों को अभी बहुत रेगिस्तान पार करना है। स्मिथ की हालत बद से बदतर हो जाती है। वो शायद हिम्मत तोड़ चुका है और आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन जेनिस उसे हिम्मत देता है। आगे चलने के लिए उसकी हेल्प भी करता है। जेनिस को यहाँ एक सांप दिखाई पड़ता है। वो उसके पीछे जाता है और वहां जाकर एक गड्ढे में थोड़ा सा पानी था और अभी ये लोग पानी पीते हैं। इसके बाद उस सांप को भी मार देते हैं और उसका मांस खाते हैं। खैर इन लोगों को थोड़ा सा खाना पानी मिलने के बाद कुछ एनर्जी मिल जाती है। ये लोग आगे बढ़ते हैं। कई दिन चलने के बाद आखिरकार इन्होंने रेगिस्तान पार कर लिया है। यहाँ इन लोगों को एक नदी मिलती है। ये पानी इन सब के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। सभी ढेर सारा पानी पीते हैं और नहाते हैं। इसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। यहाँ से होते हुए बर्फीले पहाड़ों को पार करते हैं। अब ये लोग तिब्बत पहुंचते हैं। यहाँ इनकी मुलाकात कुछ मोंग से होती है जो इन्हें अपने घर में शरण देते हैं, इनका उपचार करते हैं और खाना पानी देते हैं। स्मिथ इंडिया नहीं जाना चाहता, उसमें से वो अकेला अमेरिकन है। अब मोंग उसे अमेरिका जाने का प्लान बताता है कि कैसे वो चाइना जाकर यूएस एम्बेसी से संपर्क करके अमेरिका जा सकता है। स्मिथ चला जाता है। बाकी के लोग इंडिया जाने के लिए निकल पड़ते हैं। पहाड़ों को पार करते हुए वे लोग सिक्किम पहुंच जाते हैं जहां भारतीय लोग इनका मोस्ट वेलकम करते हैं। इस दौरान भारतीय लोगों को पता चलता है कि ये लोग हजारों किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर तय की है। ऐसे जाबाज लोगों की मेहमान नवाजी भारत जैसा महान देश ही कर सकता है। भारत में ये लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। जेनिस पोलैंड का निवासी था, लेकिन उस समय पोलैंड में कम्युनिस्ट का राज था। अगर वो पोलैंड जाता तो फिर से जेल में डाल दिया जाता और शायद उसे मृत्यु दंड भी मिल सकता था। जेनिस ने 45 साल भारत में बिताए और 1961 में पोलैंड को कम्युनिस्ट राज से आजादी मिली। तब जेनिस पोलैंड गया था। इस दौरान वो अपने घर जाता है जहाँ उसकी वाइफ होती है। वो उस दौर में यंग हुआ करती थी। अभी वो बहुत बूढ़ी हो गई है। जेनिस भी बहुत बूढ़ा हो चुका है। इतने सालों बाद वे एक दूसरे को देखते हैं। दोनों की आंखों में आंसू थे और फिर आंसुओं के साथ ये लोग एक दूसरे से माफी मांगते हैं। ये सीन इस सच्ची कहानी का बेस्ट सीन होता है। इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है।